नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। भारत में धर्म और आध्यात्म का खास महत्व है। हाल के समय में देश में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिरों और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से पहचान हासिल करने वाले धर्म स्थल हैं, वहां की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। और इसकी एक वजह है नीतियों में आए बड़े बदलाव और धार्मिक पर्यटन की दिशा में तेजी से हो रहा काम। अयोध्या से लेकर काशी विश्वनाथ तक, उत्तर से लेकर दक्षिण के प्रमुख धर्मस्थलों में तीर्थ यात्रियों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने में आया है। और इसके कारण पर्यटन के क्षेत्र में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी तेजी से बढ़ रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश के पर्यटन क्षेत्र में धार्मिक यात्राओं की हिस्सेदारी 60 से 70% के बीच ठहरती है। साल दर साल भारत में धार्मिक पर्यटन बढ़ने की वजह से होटल उद्योग, इनसे जुड़े यातायात के उद्योग और छोटे व्यवसायियों सभी को बहुत फायदा हो रहा है। और साल 2028 तक एक अनुमान है कि भारत के पर्यटन क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसी संभावना और भविष्य की इसी तस्वीर पर करेंगे खास चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुए महाकालेश्वर मंदिर के भव्य और बड़े कॉरिडोर के उद्घाटन की दिव्य तस्वीरों को देश के साथ पूरी दुनिया ने देखा। ये धार्मिक पर्यटन के नए बुलावे की तस्वीरें हैं। इसका लक्ष्य देश की ऐसी धरोहरों को न सिर्फ धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बढ़ाने का है, बल्कि हमारी संस्कृति के जागरण का भी उद्देश्य इनसे पूरा होता है। देश में धार्मिक पर्यटन हमेशा से हिट रहा है और लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के कारण धार्मिक पर्यटन पर 2 सालों के लिए असर जरूर पड़ा, लेकिन ये फिर से उत्साहजनक तरीके से आगे बढ़ने लगा है। देव दिवाली की बात करें तो काशी की होटल इंडस्ट्री इस दौरान रोशन हुई। 12 लाख यात्रियों ने काशी में देव दिवाली मनाई। काशी में 1 लाख तक होटल का किराया पहुंचा तो 1.5 लाख तक लोगों ने नाव का किराया दिया। वैसे धार्मिक पर्यटन का हिस्सा देश के कुल पर्यटन का 60% से ज्यादा है, जिसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में 5000 से ज्यादा छोटे और बड़े धार्मिक महत्व के स्थान हैं। दक्षिण भारत के धार्मिक स्थान, मंदिर विशाल परिसरों और गजब का शिल्प लिए हुए हैं, तो उत्तर के तीर्थों का विकास आमतौर पर पवित्र नदियों के किनारे हुआ है। भारत ने दुनिया भर के सभी धर्मों को आकर्षित किया है और कई बड़े धर्मों की जननी भी रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने कुछ साल पहले इसलिए चरणबद्ध विकास योजना तैयार की। इसमें 53 धार्मिक स्थानों को वरीयता के आधार पर पहले फेज में विकसित किया जा रहा है। इसके बाद अगले फेज में 89 जगहों पर काम होगा। इसके मद्देनजर देश को 7 नए टूरिज्म सर्किट में बांटा गया है। तिरुपति की बात करें तो वेटिकन के बाद दुनिया का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। इससे देश की बेहतरीन हेरिटेज सिटी कहा जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वरा मंदिर पहाड़ियों पर बसा है। साल भर यहाँ करोड़ों लोग आते हैं। शिरडी हो या उज्जैन का महाकाल मंदिर, अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। दुनिया भर में धार्मिक पर्यटन ने संभावनाओं का इसी तरह का संसार सजाया है। उत्तर पूर्वी एशिया में धार्मिक पर्यटन ने हाल के वर्षों में 21% यानी करीब 90 लाख लोगों को रोजगार दिया। भारत में कुल रोजगार का 6.1% रोजगार धार्मिक पर्यटन क्षेत्र से आता है। चीन के आंकड़े बताते हैं कि वहां हर 10 में से 1 शख्स धार्मिक पर्यटन से जुड़ा है। भारत में कुल धार्मिक पर्यटन में करीब 25% हिस्सा विदेशी सैलानियों से आता है। धार्मिक पर्यटन की खास बात यह है कि ये लोगों के विश्वास और आस्था के साथ आध्यात्मिकता से भी जोड़ता है। भारतीय संस्कृति और धर्म की विविधता देखने की चाह में बड़े पैमाने पर विदेशी यहाँ खींचे चले आते हैं। ऐसे में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए इस पर तेजी से काम करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश।
और इन्हीं संभावनाओं पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से धार्मिक पर्यटन की दशा और दिशा देश में बदल रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं। परिचय सबसे पहले उनका मैं आपसे करा दूं। डॉक्टर सुभाष गोयल हमारे साथ, चेयरमैन STIC ट्रैवल ग्रुप से, और साथ ही वो प्रेसिडेंट हैं कन्फेडरेशन ऑफ टूरिज्म प्रोफेशनल्स और ऑथर ऑफ पॉवर्टी एरिडेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू टूरिज्म। जी हाँ, बहुत अच्छा खासा अनुभव उनका, उनसे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आदित्य अग्रवाल साहब, जो कि CFO हैं क्लियर ट्रिप से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जाहिर सी बात है कि जो ये तस्वीरें हमने दिखाई, जिस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको तमाम बातें बताई, उसमें सबसे बड़ा ये कि ये तस्वीर बदली कैसे है, किस तरह के बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से आज धार्मिक पर्यटन की दिशा में तमाम बातें हो रही हैं। और डॉक्टर गोयल, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। जो भी आंकड़े हैं ये उत्साहजनक है। एक वक्त पर माना जाता था कि ये जो धार्मिक पर्यटन है, एक उम्र के बाद लोगों में इसके प्रति उत्साह आता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं यूथ हो या बाकी आयु वर्ग के सभी लोग ये बढ़ रहे हैं। क्या सबसे अहम बदलाव आप देख रहे हैं इस सेक्टर में, और किस तरह के उत्साहजनक आंकड़े आप तक पहुँच रहे हैं? हमने आज तक रिलीजियस टूरिज्म को एक्सप्लॉइट नहीं करा था, क्योंकि भारतवर्ष जो है ये 4 धर्मों का जन्म स्थान है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म। इस्लाम मिडिल ईस्ट में पैदा हुआ, बट जो स्पिरिचुअल साइड ऑफ इस्लाम है, सूफीज्म, जो हिंदुइज्म से भी इन्फ्लुएंस हुई थी, वो भी भारत में है। और ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट के वन ऑफ द 12 डिसाइपल्स सेंट थॉमस का चर्च भी चेन्नई में है, और ओनली मॉडर्न सेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी मदर टेरेसा का मेमोरियल कलकत्ते में है। तो आप देखिए, सऊदी अरेबिया में ऑयल के बाद सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज वो हज से कमाते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और मैं बड़ी अच्छी बात है कि मोदी जी के आने के बाद काफी ये जो बदलाव हुआ है और प्रमोशन हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद गए हैं इतने, तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है। और धर्म स्थानों में सफाई भी बहुत हो गई है, और इससे फॉरेन टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिस्ट को भी वहां जाने को फायदा मिल रहा है। और क्योंकि भारतवर्ष जैसा कोई देश है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितनी नदियां हैं, जितने मंदिर हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, और जितनी यहाँ पर हेरिटेज प्लेसेस हैं, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से काफी मंदिरों के आसपास बनी हुई है। तो हमें अगर हम रिलीजियस टूरिज्म पे फोकस करें, डोमेस्टिक टूरिज्म तो है ही है, तो वो तो श्रद्धा की वजह से, और हर आदमी अपनी श्रद्धा की वजह से जाता है। और इस टाइम क्योंकि मार्केटिंग अच्छी हुई है, हमारी रिलीजियस प्लेसेस की डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है, तो डोमेस्टिक टूरिज्म तो जाहिर है। पर इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर हम इसको करें, तो मैं गारंटी करता हूं कि आज जो 7% रिलीजियस टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं, ये कम से कम 15 या 20% हो सकता है। और हमारे देश की पूरी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिलीजियस टूरिज्म से पूरी हो सकती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्टर गोयल, और इस पहलू पे भी मैं आऊंगा कि क्या वजह है कि जो एक फॉरेन टूरिस्ट को जिस पैमाने पे हमें अट्रैक्ट करना चाहिए, हम उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं? आखिर कहाँ काम करने की आवश्यकता है? एक और खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, प्रदीप नारायण सिंह साहब, एग्जीक्यूटिव पार्टनर होटल प्रदीप ग्रुप से, और आप प्रोपराइटर हैं पैलेस ऑन कंगेज के, और इसके साथ ही जो होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया है उसके सदस्य भी हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रदीप जी। और चर्चा में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप बताएं कि जब मैं देव दिवाली के आंकड़े देख रहा हूं, 1-1 लाख तक होटल जो है लग्जरी रूम की बुकिंग हो जा रही है, और हम देख रहे हैं कि उससे जुड़े हुए बाकी जो उद्योग हैं वो भी बड़े पैमाने पर फल फूल रहे हैं। शायद वो अगले 3-4 महीने में जिस तरह का कारोबार करना उन्हें चाहिए या पूरे सीजन में करना चाहिए, वो एक खास इवेंट में कर ले रहे हैं। तो आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं इस बदलाव के तहत? मैं तो सुभाष भाई तो हमारे गार्जियन ही हैं, वेटरन हैं, वो ही हैं इस पैनल में। बट मैंने बनारस में ये रीड किया है कि देव दीपावली की वजह से जो
जब से ये 2014 के बाद से और अच्छे ढंग से देव दीपावली मनाई जा रही है। इन फ्यूचर हम लोग ये सजेशन भी देना चाहते हैं कि इट विल बी नॉट अ वर्ल्ड, मतलब एक दिन का ये फंक्शन ना हो, बल्कि ये 3-4 दिन का फंक्शन हो। तो इससे बूम तो आया है। दूसरी चीज, जो रिलीजियस टूरिज्म है वो बहुत अच्छा होगा। अगर मक्का मदीना हो सकता है, हज करने के लिए लोग जा सकते हैं, तो आने वाले समय में काशी भी रिलीजियस टूरिज्म का मक्का मदीना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए अयोध्या का विकास हो जाएगा, काशी है, प्रयागराज है, बाय रोड बाय एयर ये जुड़ जाएंगे, एंड बोध गया भी नजदीक है। तो ये वर्ल्ड में एक बड़ा रिलीजियस टूरिज्म का हब बन सकता है। और विविधता में एकता, यही तो हमारे भारत की विशेषता है। और फॉरेनर्स क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम लोग तो 2004 में, सुभाष भैया जानते हैं, 2004, 5, 6, 7 ये हम लोग लगातार आईटीबी जाते थे, डब्ल्यूटीएम जाते थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता था कि बनारस में इतनी ज्यादा गंदगी है। और अब जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, इट इज हम लोग बहुत खुशी है कि काशी से वो हमारे सांसद हैं। और इतना अच्छा विकास हुआ है, इतना सफाई। देखिए फॉरेनर्स क्या चाहते हैं, नीट एंड क्लीन होना, हाइजीन, साफ सुथरा होना, ये बड़ा आवश्यक है। इसके पहले बजाता था बनारस 2014 के पहले। आज आप आके देखें, और ये ऑल ओवर इंडिया मैं कह रहा हूँ, अवेयरनेस आई है लोगों में। तो ये बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। देव दीपावली हो गई, अदर भी फेस्टिवल्स हैं, पंचकोशी यात्रा है, ये सारी चीजों पे वर्क हो रहा है। आने वाला समय बहुत अच्छा होगा उत्तर प्रदेश के लिए। अयोध्या, काशी, प्रयागराज, एंड अगर बोध गया किसी को जाना है तो वो भी सर्किट बनेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म सब बढ़ेगा इसकी वजह से। यही यही उम्मीद सभी कर रहे हैं, क्योंकि जिस बात का आपने जिक्र किया कि सहूलियत लोगों को चाहिए, लोगों को साफ सफाई चाहिए और इसके साथ ही कनेक्टिविटी चाहिए। और जो सबसे बड़ी समस्या आई थी कनेक्टिविटी की, जिस तरह से आपने कहा कि एक सर्किट के रूप में इन सबको जोड़ने की जो कोशिश हो रही है, फेज वाइज इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और इस चर्चा की शुरुआत में मैंने एक बात का जिक्र किया था कि आमतौर पे जो धार्मिक यात्राएं होती थी उनके बारे में कहा जाता था कि बुजुर्ग या धर्म विशेष में खास रुचि रखने वाले लोग, वो भी एक एज के बाद इस तरह की यात्राएं किया करते थे। ट्रेंड में बदलाव नजर आ रहा है। आप तो बहुत सारे यूथ से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, बहुत सारी क्वेरीज आती होंगी, कुछ आंकड़े अगर आप हमारे सामने रख सकते हो तो। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि पहले रिलीजियस टूरिज्म एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के साथ एसोसिएट किया जाता था। आज हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट हम ज्यादा से ज्यादा जो ग्रोथ आ रही है वो कम उम्र के लोगों से आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज की यूथ में अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है। आज की जो यंग पॉपुलेशन है वो पहले के जैसे नॉर्मल छुट्टी नहीं लेना चाहती है। उनको चाहिए कि छुट्टी में भी एक मकसद हो, एक पर्पस हो। और वहां पे रिलीजियस टूरिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिलीजियस टूरिज्म एक कैटेगरी हो गई, उसी तरह एडवेंचर टूरिज्म है और 2-3 अलग कैटेगरीज भी हैं। बट रिलीजियस टूरिज्म इसमें काफी बड़ी कैटेगरी है और इसको हम पर्पस ड्रिवन टूरिज्म का नाम देते हैं। जब आपस में बात करते हैं इसमें कि जो आज का पर्यटक है जो कुछ स्पेसिफिक चाह रहा है, उसके लिए ये धार्मिक टूरिज्म काफी बड़ी कैटेगरी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमने इस कैटेगरी में 3 गुना ग्रोथ देखी है पिछले कुछ महीनों में। और जैसे जैसे ये इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइज होती जा रही है, हमें लगता है इसमें और काफी ज्यादा मौका है इसमें और ज्यादा ग्रोथ देखने का। ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की बात करें तो अब हर एंगल से देख सकते हैं। सरकार की तरफ से भी काफी डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो फैसिलिटीज हो। होटल की चेन्स ने भी इस अपॉर्चुनिटी को
माना है और यहाँ पे अच्छे-अच्छे होटल्स भी खुल रहे हैं और इन जगहों में बुकिंग करना भी काफ़ी आसान हो गया है। हमारे जैसे होटल्स भी इनको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा अवसर है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अहम बात आपने कही कि किस तरह से बदलाव केवल पॉलिसीज़ में नहीं आ रहा है, अप्रोच में नहीं आ रहा, बल्कि जो इस इंडस्ट्री में प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी किस तरह से अपना अप्रोच और एटीट्यूड बदला है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, वो कलेक्टिवली इस बड़े बदलाव की एक बड़ी तस्वीर पेश कर रही हैं। सुभाष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और चर्चा के आखिर में जब पिछली चर्चा हो रही थी, तब आपने ये कहा कि बड़ा फोकस अब करना होगा विदेशी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। और इस लिहाज से अवेयरनेस तो उनमें बहुत है। विदेशी टूरिस्ट जो हैं भारत के धार्मिक स्थलों के बारे में उनकी अवेयरनेस है, लेकिन क्या हमारे अप्रोच में वो बड़े बदलाव होने चाहिए, वो क्या सुधार होने चाहिए जिससे इस दिशा में हम देखें कि नंबर्स बड़े आए? काफी काम हो रहा है प्रदीप जी, और हमने मिलके पहले तो वाराणसी में एयरपोर्ट शुरू कराया, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कराई, और फिर जो घाटों का मोदी जी के आने के बाद सफाई हुई है उसमें भी हम काफी इन्वॉल्व रहे हैं। पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है रोड एंड एयर कनेक्टिविटी एंड रेल कनेक्टिविटी। अब रेलवे ने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं स्पेशल ट्रेन, जो कि रामायणा सर्किट भी है, बुद्धिस्ट सर्किट भी है, और भी रिलीजियस सर्किट्स पे ट्रेनें शुरू हो रही हैं। और हमने भी, हमारी जो स्टिक एयर चार्टर कंपनी है, हमने भी 4 धाम की यात्रा चार्टर फ्लाइट्स पे शुरू कर दी है। और हम इसी तरीके से जो गुरुद्वारे 5 तख्त हैं, उनके भी हमारे पास इंक्वायरीज आ रही हैं चार्टर फ्लाइट्स पे। तो इस टाइम मेरे ख्याल में ये राइट टाइम है, क्योंकि इस टाइम पूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मार्केटिंग है वो हो चुकी है। अब हमें जाके हमारी टूर ऑपरेटर्स की जिम्मेवारी है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जिम्मेवारी है कि जितने रिलीजियस सेंटर्स हैं अब्रॉड, जैसे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, स्वामी नारायण मंदिर हैं हर जगह, या हरे कृष्णा वाले हैं, उन सब के जाके ये कहना चाहिए कि भाई आप अपना रिलीजियस टूरिज्म आप यहाँ पर लाइए। देयर आर मोर देन 30 मिलियन NRIs एंड पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो उन सबको हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ भारत आए और रिलीजियस प्लेसेस में जाएं, सो देन अंडरस्टैंड उनका कल्चर क्या है, उनकी हेरिटेज क्या है, उनकी वैल्यूज क्या, रिलीजियस वैल्यूज क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया और इंटरनेट पे हमें और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि इंटरनेशनल विदेशी पर्यटक को भी और मोटिवेशन होगा। और पैकेजेस आई थिंक सारे टूर ऑपरेटर्स ने बनाए हुए हैं इस टाइम, और IRCTC के भी हैं, और होटल्स बहुत भी बड़ा प्रमोट कर फैक्टर रहे है। हैं। तो और आई इस पर भी मैं थिंक आगे चर्चा करूंगा कि एक जो प्लानिंग होती है, और उसमें कई बार क्या होता है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक किफ़ायती टूर करना चाहते हैं, क्या उस दिशा में भी बड़े काम करने की आवश्यकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, रोज़गार के लिहाज से अगर हम बात करें, और हम एक वक्त पे मानते थे कि ख़ासतौर पे अगर बनारस की बात कर ली जाए, पूर्वी यूपी में, तो हमेशा ये कहा जाता कि इस सेक्टर में जो रोज़गार था वो बड़ा सीमित था। लेकिन लगता है कि अब हमारा जो टैलेंट है पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार और इन सब जगहों का, वो टैलेंट, ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा रोल निभा सकती है, और इस दिशा में धार्मिक पर्यटन एक बहुत बड़े गेम चेंजर बन सकते हैं। इसका एकमात्र उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि मैं शुरू से हैंडीक्राफ्ट जो भी बनारस के थे, उनको लकड़ी के खिलौने, अब ये लकड़ी के खिलौने तो हम लोग बचपन से खेलते थे, पहले कहाँ ये मैकेनाइज्ड खिलौने आते थे। तो जो मैंने रेलवे लॉन्ज एक यहाँ खुला, वहां मैंने वो सारी चीजों को डिस्प्ले किया, एंड उसका नतीजा ये हुआ कि वो सारी चीजें सामने आई रेलवे प्लेटफॉर्म पे, कि द पर्सन कैन जान सकता है कि लकड़ी का खिलौना काशी में बनता है, और उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा।
इवन प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने उसको उद्घाटित भी किया, फिर वो लॉन्च में भी गए, उनको वो कंसेप्ट भी समझ में आया। और रोजगार तो देखिए बहुत बढ़ता है, और शुरू से सुभाष भैया भी जानते हैं, वो तो हमारे गुरु समान हैं, मैं तो उनको आदर्श मानता हूँ। तो अगर ये नंबर ऑफ नाइट सुभाष भैया अगर ये बढ़ती है, मैं शुरू से ये कहता हूँ कि बनारस नॉट अ सिंगल नाइट डेस्टिनेशन, इसीलिए यहाँ साउंड एंड लाइट हुआ। अब देखिए वाइल्ड लाइफ पे भी ध्यान दिया जा रहा है। जो चंदौली चकिया साइट का है एरिया वाइल्ड लाइफ, तो इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि आप क्या उनको दिखाना चाहते हैं। पहले वो इंटरनेशनल ब्रोशर्स बनते हैं कि बनारस या अयोध्या इज नॉट अ सिंगल नाइट डेस्टिनेशन, इट्स अ 2 नाइट 3 नाइट 4 नाइट डेस्टिनेशन। तो अगर ये हम लोग करने में सफल हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा इवेंट है, अगर हम टूरिज्म को, धार्मिक टूरिज्म को बेहतर लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इस इवेंट की जो प्लानिंग है वो थोड़ी और एक्सटेंड होनी चाहिए, और इसकी प्लानिंग में वक्त वक्त पर एक नयापन भी दिखना चाहिए जिससे हम विदेशी टूरिस्ट को आकर्षित कर सकें। आदित्य, एक चीज़ और समझना चाहेंगे हम कि अगर हम आमतौर पे देखते थे दक्षिण भारत में तो एक अवेयरनेस थी, और इवन नॉर्थ के जो लोग होते थे वो भी दक्षिण भारत के जो इस तरह के धार्मिक पर्यटन स्थल थे उनकी ओर उनका रुझान नजर आता था। क्या ये जो अंतर है वो कम हुआ है? क्या जो उत्तर भारत के धार्मिक स्थल हैं अब वहां के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, और इस दिशा में आपको क्या लगता है कि कहां जो है वो अभी भी काम करने की आवश्यकता है? अभी हम जो देख रहे हैं आंकड़े, उसमें हमें ये दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि दक्षिण की तरफ से लोग ज्यादा जा रहे हैं उत्तर। जो हमें ग्रोथ दिखने मिल रही है हर सोर्स से मिल रही है। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि उत्तर की तरफ से लोग फिर भी दक्षिण में आते हैं धार्मिक टूरिज्म के लिए, और हमें यहाँ पे एक मौका दिखाई देता है कि हम इसको और अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, जिससे दक्षिण भारत के लोग भी उत्तर में जो कई आकर्षण हैं उसको मिस नहीं करें, उसको जाके देख सकें। इसके लिए इसमें यहाँ पे डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे एक भाषा जरूर आ जाती है। तो अगर हम यहाँ दक्षिण भारत की रीजनल लैंग्वेजेस में काफी प्रमोट करें उत्तर भारत की डेस्टिनेशंस को, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि काफी बड़ा अवसर है इस चीज को करेक्ट करने के लिए। बहुत अहम बात आपने कही कि अगर आपको जो ये साइज है टूरिस्ट का धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बढ़ाना है तो उनको सबसे ज़रूरी है उनसे एक्सेस करना, और इस दिशा में काम करना होगा। हालांकि बनारस तो मुझे लगता है कि इस दिशा में बहुत लंबे अरसे से काम करता रहा है, और वहाँ तो एक तरह की जो पूरी संस्कृति है वो इसमें रची बसी है उत्तर और दक्षिण को लेके। सुभाष जी, बड़ा ही क्विक रिएक्शन आपसे मैं चाहूँगा। कौन कौन से और ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी संभावना है और जिन पर अभी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एक ऑब्जर्वर के तौर पर अगर आप देखें, पिन पॉइंट करना चाहें? जगहें हैं, मतलब हर स्टेट में बहुत जगहें हैं। मैं इस टाइम समय नहीं है, मैं एक पॉइंट जो आपने पहले उठाया था उसका जवाब देना चाहता हूं कि एयर फेयर्स के ऊपर कैपिंग होनी चाहिए, जो कि कोविड के बाद हुई थी, फिर हटा दी गई। इस टाइम डोमेस्टिक एयर फेयर्स इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं ताकि जो आम आदमी है उसके लिए ट्रैवल करना, तीर्थ स्थान पे जाना काफी मुश्किल हो गया है। तो हमें आपके मार्फत में ये संदेश देना चाहता हूँ कि एयर फेयर्स के ऊपर थोड़ी कैपिंग दोबारा से शुरू होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट एक एयरलाइन की पॉइंट ए से पॉइंट बी 4,000 रुपए है तो उन्हें 10,000 रुपए तक की टिकट बेच देनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि एक इस तरीके की कैपिंग होगी तो ही आम आदमी एयर से ट्रैवल कर सकेगा। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है कि एक व्यक्ति जो है वो कम से कम भारत में अगर हम देख रहे हैं, अगर हम संभावनाएं देख रहे हैं तो वो बजट की बहुत चिंता करता है, वो सारी चीज़ों को देखता है, और पूरा परिवार अगर कहीं जा रहा है तो वो हर चीज़ का ख्याल रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुभाष सर आपका, इसके साथ ही नारायण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आदित्य आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार चर्चा रही, और इस चर्चा में जो बात निकल कर सामने आई वो यही है कि हमें जो भी हमारा धार्मिक पर्यटन है उस लिहाज से सबसे पहले तो हमें किफ़ायती स्ट्रक्चर बनाना होगा,
कनेक्टिविटी बेहतर करनी होगी और लोगों तक, चाहे डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या बाकी जरिए, हमें लोगों तक एक्सेस करना होगा। उत्तर का व्यक्ति दक्षिण जा रहा है, दक्षिण का व्यक्ति उत्तर भारत में धार्मिक स्थलों में आए और उसे कोई दिक्कत ना हो। भाषा की ये जो बंदिशें हैं, यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। और जैसा हमारे एक्सपर्ट ने कहा, सुभाष जी ने, कि कैपिंग, एयरफेयर में कैपिंग बहुत आवश्यक है। और विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम कनेक्टिविटी बेहतर करें और थोड़ा प्रचार पर खर्च करें। तो उम्मीद है कि ये चर्चा आपको पसंद आई हो और हम यही चाहते हैं कि भारत का जो धार्मिक पर्यटन है, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और इससे रोजगार का सृजन हो। फिलहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।